हेलो स्टूडेंट। तो आज इस वाली सीरीज में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं, 25 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करते हैं, जहाँ पे 2025 के से लेके 2020 तक के जो भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिससे तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट कवर हो सकता है। तो ऐसे 25 सवाल हम लेके आए हैं। हो सकता है कि इसको मैं दो सीरीज में कंप्लीट करूं, एक चैप्टर को मतलब दो सीरीज में लेके आए, जिसमें 15 क्वेश्चन या अगले में 10 से 12 सवाल होंगे। तो इस तरीके से मैं एक चैप्टर पे दो लेक्चर जरूर लेके आऊंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक बढ़िया से सवाल के साथ, जो कि हमारा PYQ है 2024 का। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो ये क्या कह रहा है कि मेरे पास थ्री इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट्स हैं, जिसमें आपको इस P पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो, कोई भी शीट जो होती है, उस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट पे दिख रहा है, तो यानी कोई भी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे, पहली बात तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। पहली बात, जरा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास कोई भी शीट है, अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बेटा इस डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, यानी टुवार्ड्स द शीट होगी। अगर मान लो वही मेरे पास कोई एक ऐसी शीट है जहां पर प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बेटा, शीट से बाहर की तरफ होती है, यानी ऐसे आउटवर्ड्स डायरेक्शन में। तो जरा अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं P पॉइंट पे, कि P पॉइंट पे क्या हो रहा है। तो जरा तुम यहाँ से देखो, मेरे पास जो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं माइनस सिग्मा की, तो बेटा माइनस सिग्मा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। अगर बेटा -2 सिग्मा की बात करूं, तो -2 सिग्मा की तरफ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, टुवार्ड्स द शीट होगी, यानी इसकी वजह से भी शीट की डायरेक्शन ये होगी। माइनस सिग्मा की वजह से भी ये थी, तो यानी यहाँ पर डायरेक्शन कहाँ हुई, इसकी वजह से भी बेटा यहाँ ही। नामकरण भी कर सकते हो, मान लो ये पहली वाली को शीट A, दूसरी वाली को शीट B, तीसरी वाली को शीट C दे दो। तो ये A की वजह से आया, तो बेटा B की वजह से भी यहीं पे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सी वाला देखो, सी वाली कौन सी है तुम्हारी, प्लस सिग्मा। तो प्लस सिग्मा की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी कहाँ आई है, उसकी वजह से भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही आई है, यानी EC। तो इसका मतलब तीनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं वो सेम है। तो P पॉइंट पे इनकी वजह से जो फील्ड है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। आइए जरा लिखते हैं। E A की वजह से लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब साइन मत लगाना सिग्मा का, क्योंकि आपने माइनस के अकॉर्डिंग आपने डायरेक्शंस ले ली हैं ऑलरेडी। अब दोबारा से लिखते वक्त साइन नहीं लगाएंगे, याद रखना। +2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई। जरा इनको ऐड करो, ये कितना बनेगा, 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास वैल्यू आई बेटा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप कंपेयर करोगे एक्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से इस वाली टर्म को, तो यहाँ से आपके पास फटाफट से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि कितना आया, 2 आया। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है बेटा, अगला सवाल काफी अच्छा है। यहाँ से सवाल आते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं। दो आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, मतलब बेटा मैं इसकी रेडियस भी R मान लेती हूँ, और बेटा इस वाले की रेडियस भी R मान लेती हूँ। इस स्फेयर का नाम आप P रख लो और इस वाले का S रख लो। दोनों पर कितना चार्ज दिया हुआ है, दोनों पर QQ चार्ज इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। मान लेते हैं कि इनकी सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस दी है, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस बेटा उसे कितना मान रहे हो आप, सेंटर से सेंटर की दूरी, उसे आप मान लो कुछ, सेंटर से सेंटर की दूरी को हम मान लेते हैं यहाँ से कितना, क्या मानोगे, कैपिटल R मान लो। ये हमारा सेंटर से सेंटर दूरी कैपिटल R है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो हमारा फोर्स होगा, वो न्यू कूलम्ब्स फोर्स, वो किसके बराबर होगा, K, इन दोनों का चार्ज विच इज Q स्केयर अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितना, कैपिटल R स्केयर। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 16 न्यूटन, जो तुम्हें गिवन है। इसको इक्वेशन 1 मान के रख लो। अब क्या कह रहा है, अब हम एक किसी और आइडेंटिकल स्फेयर को लेके आ रहे हैं। आइडेंटिकल स्फेयर का नामकरण इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है R। अब इसको आप सक्सेसिवली इन दोनों स्फेयर्स के साथ रखोगे। तो मान लो पहले आपने इस R को किसके साथ रखा, आपने इस R को बेटा P के साथ रखा। अब P के पास इनिशियली चार्ज Q है, और R के पास इनिशियली चार्ज 0 है। R के पास तो कोई चार्ज है नहीं। तो जब आप इन्हें कांटेक्ट में रखोगे तो क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद
आपके पी और आर पे कुछ नया चार्ज आने वाला है। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो पी पे जो नया चार्ज आया है वो बेटा Q1 है, और जो मेरा आर है उस पे जो नया चार्ज आया है वो Q2 आया है, मान लेते हैं। तो देखो जब आप यहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हो तो बेटा जो नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपनी रेडियस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। तो मान लो अगर मैं Q1 निकालने जा रही हूं जो कि मेरे पी स्फेयर का चार्ज है, आप लिखोगे Q1 इक्वल्स टू आर, क्योंकि उसका रेडियस आर है, अपॉन टोटल रेडियस, टोटल रेडियस मतलब आर प्लस आर, मल्टीप्लाई टोटल चार्ज क्या लिखोगे, सिर्फ पी के पास चार्ज है, आर के पास तो चार्ज जीरो है। तो यहां से क्यू कितना, Q1 मेरा आया बेटा Q/2। अगर Q1 Q/2 आया है तो सिंपल सी बात है, आप यहां से क्या लिखोगे, Q2 भी कितना आया होगा, Q2 भी कैपिटल Q/2 आया होगा। तो मतलब कि दोनों स्फीयर्स के पास अभी आधे आधे चार्ज बट चुके हैं। अब क्या कह रहा है, आगे तुमने दोबारा इस स्फीयर को किसके पास रखा, अब आपने फिर इस आर को किसके पास रखा, अब आप आर को आपने बी के पास रखा, कांटेक्ट में रखोगे, आर आपने कांटेक्ट में रखा है, ठीक है, आपने इसको इसके कांटेक्ट में रख दिया। किसके पास, देखो दूसरा स्फेयर कौन सा है, एस स्फेयर है, आपने एस के पास रखा, इसकी भी रेडियस बेटा आर होगी, इसकी भी रेडियस आर होगी। अब देखो एस के पास जो इनिशियल चार्ज है वो कितना है, इनिशियली चार्ज Q है, आर के पास इनिशियल चार्ज कितना है, कैपिटल Q/2, जो कि अभी वो पी से लेके आया है। अब फिर से दोबारा चार्ज निकालोगे तो मान लेते हैं एस पे जो नया चार्ज है वो है Q2, और आर पे जो नया चार्ज आने वाला है वो आने वाला है Q1 डैश। तो जरा Q2 निकालेंगे, आप लिखोगे Q2 इक्वल्स टू, कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी बताया है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, आप लिखोगे आर अपॉन नीचे टोटल आर, तो टोटल आर कितना हो जाएगा 2R मल्टीप्लाई टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना है एस के पास Q और आर के पास कितना है Q/2। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो Q2 कितना आया 3 कैपिटल Q/4, तो इसका मतलब जो तुम्हारा Q1 डैश आएगा वो भी कितना आ जाएगा 3 कैपिटल Q/4 आ जाएगा। कैलकुलेशन है देखो, आर से आर कट जाएगा, ये 3Q/2, तो बाई टू कितना आया 3Q/4। तो अब देखो, अब दोबारा से क्या करना है सवाल में, अब तुम दोबारा से इस P को और जो तुम्हारा S है, इन P और S को दोबारा रखते हो कितनी दूरी पर बेटा, वही सेम डिस्टेंस जो कि कितनी थी कैपिटल R, उसी कैपिटल R दूरी पे रखते हो। तो अब वो पूछ रहा है कि नया फोर्स कितना होगा। तो P की वैल्यू कितनी आई है, नहीं P के पास कितना चार्ज आया है भाई, P के पास कितना चार्ज है, देखो P के पास हमने चार्ज माना था Q1, तो Q1 कितना आया था Q/2, तो इस पर चार्ज Q/2 है और S पर चार्ज कितना आया है 3Q/4। तो इसका अब एफ डैश लिखोगे तो कितना आ जाएगा, के Q/2 मल्टीप्लाई 3Q/4 मल्टीप्लाई बाय 1/r², दूरी तो वही है। इसको सॉल्व कर लो, कितना बन जाएगा, देखो 3/8 के कैपिटल Q/r²। तो के कैपिटल Q/r² की वैल्यू 16 है, तो इसको यहां से लिखोगे 3/8 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 8 2 जा 3 2 जा 6 न्यूटन। तो यानी आपके पास जो एफ डैश आया बेटा वो कितना आया, एफ डैश मेरे पास बना 6 न्यूटन। तो वो तो यहाँ पर आप वैल्यू लिख सकते हो ऑप्शन नंबर 2। तो हाईली इंपॉर्टेंट बट इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट। आगे आ जाओ, आगे क्या कह रहा है, हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है ना, जो कि किस में रखी हुई है, देखो एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है। तो बेटा एक शीट बना लो, ये दी एक्स वाई प्लेन में, मान लो ये मेरी एक्स डायरेक्शन है और इसको मैं क्या मान लूं, इसको हम अपनी वाई डायरेक्शन मान लेते हैं। इसमें आपने एक शीट रखी जिसकी आपको ऑलरेडी क्या दी हुई है, चार्ज डेंसिटी दी हुई है, कितनी, सिग्मा ऐसे दी हुई है। अब आपके पास क्या कह रहा है कि हमारे पास एक और यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है जो कहाँ रखा हुआ है, जेड में रखा हुआ है, जेड की कितनी दूरी पर, 4 मीटर पे। तो बेटा यहाँ पर आप खींचो जेड, और जेड यहां से ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, 4 मीटर पे। तो मान लो ये मेरी वैल्यू 004 है, तो यहां पर रख दो किसको, एक अपनी चार्ज, अपनी लीनियर चार्ज को। तो लीनियर चार्ज भी कैसा दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, लीनियर चार्ज भी दिया हुआ है आपको इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज, तो यानी ये इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज है भाई जो यहां रखा हुआ है। आगे आगे सवाल में पढ़ते हैं क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सिग्मा एस जो है वो किसके बराबर है, 2 लैम्डा ई के। मान लो इसकी जो लैम्डा है, इसकी चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा ई है बेटा, वो किसके बराबर है, वो इतने टाइम्स ऑफ इसके बराबर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बताओ 002 पॉइंट पर, 002 पॉइंट यानी जेड की वैल्यू 2 होगी, उस पॉइंट पर आप बताइए
मैग्नेटिक फील्ड का रेशो क्या होगा। किस किस की मैग्नेटिक फील्ड का रेशो पूछ रहा है। चार्ज शीट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट अपॉन लीनियर चार्ज, यानी इन दोनों की चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है। तो देखो अभी शीट की वजह से तो पढ़ के आए हो कि शीट की वजह से अपना डिस्टेंस पर वेरी नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो कितना बनेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिख लो, ठीक है मैम। आगे लैम्डा की वजह से कितना बनेगा बेटा, लैम्डा की वजह से बनता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इनफाइनाइट लीनियर चार्ज की वजह से जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी 2 दे दी है, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वैल्यू जरा यहाँ पे रखो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर नहीं लिखेंगे, ऑल टू वैल्यू रख चुके हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 एप्सिलॉन से 2 एप्सिलॉन कट गया। आप यहाँ पर क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन लैम्डा, ये ऊपर चला जाएगा बेटा 2 पाई, 2 पाई ऊपर चला गया। तो लैम्डा की सिग्मा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, देखो गिवन है 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई 2 पाई। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, क्या आया 4 पाई, आंसर आ गया। बट आगे देखो क्या पूछा है इसने, रेशो हमें कुछ और टर्म्स में पूछा है। यानी पाई को रख के ये अंदर ले गया, इस 4 को अंदर रूट में, तो अंदर रूट में 4 किस में जाएगा बेटा, 16 में। क्योंकि 16 से बाहर निकालोगे तो किस में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा। तो यहां पर बेटा 2 गलती से भी मत कर देना। कितना वैल्यू आया, ये वैल्यू आई आपकी 16। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो 16 आपका ठीक होगा। ये इंटीजर क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है, बट हमें ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं होगा। डायग्राम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बनाओ, जिससे ज्यादातर चीजें तुम्हें क्लियर हो पाएंगी, है ना। आगे आ जाइए। आगे देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये भी डाइपोल का क्वेश्चन है, और डाइपोल से आजकल तुम्हारा जेई में साथ बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है, तुम्हारे यहाँ पे दो डाइपोल्स दिखाई दे रहे होंगे मेरे बेटा। आपको एक तो ये टू क्यू की वजह से एक डाइपोल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक इस क्यू की वजह से डाइपोल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखो अगर मैं बात करूं इस क्यू वाले चार्ज की, जो माइनस क्यू यहां रखा हुआ है, प्लस क्यू यहां रखा हुआ है, तो बेटा इसकी वजह से जो डाइपोल मूवमेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। नामकरण कर देते हैं P1। तो इसकी वजह से जो डाइपोल आया P1 वो किसके बराबर होगा, चार्ज और इन दोनों के बीच की दूरी। कितना दिया हुआ है इन दोनों के बीच की दूरी, 2L दी हुई है, तो यहाँ पर आप 2L लिख लीजिए। बात समझ में आई। तो ये कितना हुआ 2QL, बहुत बढ़िया। आगे आइए, आगे देखो 2Q वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पर वो 2Q का प्लस चार्ज है भाई, और यहाँ पर उस 2Q का ये नेगेटिव चार्ज है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन फिर से क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो यानी इस डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन P2 ये इस डायरेक्शन में है। तो P2 किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज जो कि 2Q है, मल्टीप्लाई इनके बीच की दूरी जो कि 4L दी हुई है। 4L यहाँ पे लिखिए, किसके बराबर आ गया, ये हो गया 4 2 4 8QL। ओके जी। अब बेटा एक बार पी नेट की जरा देखो, आपके पास मैग्नीट्यूड में तो P2 ज्यादा है, तो इसका मतलब P1 और P2 का जो नेट आया होगा वो इधर की तरफ आया होगा। P1 और P2 का नेट इधर आया होगा। जो डाइपोल मोमेंट है P नेट वो किसके बराबर होगा, P2 माइनस P1। जो कि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आप 8QL में से क्या माइनस करेंगे, 2QL माइनस करेंगे। तो ये कितना आ गया यहाँ से 6QL माइ आ गया, है ना। अब P पॉइंट देखो यहाँ बैठा होगा, पी पॉइंट यहाँ है, तो इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है इस नेट डाइपोल मोमेंट की वजह से। तो नेट आपने निकाल लिया है। ये एंगल कितना है भाई, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। अब पी नेट का की वजह से आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो आप बताइए जरा, किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे मैम ये तो हमने पढ़ा हुआ है, कितना होता है, KP कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। बिल्कुल ठीक है मैम। बट यहां पर जो ये थीटा है बेटा, ये हम वो थीटा लेते हैं जो हमारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के साथ होता है। तो डाइपोल मोमेंट के साथ तो मैम अब ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये एंगल बेटा कितना हो जाएगा, ये 60 है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 120 डिग्री। तो आइए जरा लिखिए, के की वैल्यू हो जाएगी मैम 9 × 10⁻⁹। कॉस थीटा कितना हो जाए, पी की वैल्यू कितनी निकाली है मैम 6QL। कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 1/2 माइनस का, ठीक है, अपॉन आर स्केयर। तो 2 3 6 पे कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा -27 × 10⁻⁹ और ये यहाँ से QL/R² को आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर तुम इक्वेशन को कंपेयर करो तो ये अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई है, ये अल्फा की वैल्यू निकल के आई है 27, जो यहाँ पर आप पुट कर दो और आपका विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के पेपर में घबराए नहीं। आ जाइए आगे।
ये वाला क्वेश्चन जो है भाई, ये है बेटा बहुत बढ़िया सवाल। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, 2024 में आया है। काफी बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो आइए करते हैं क्या कह रहा है। देखो, ये सवाल कह रहा है कि मेरे पास एक मेटेलिक की वायर है, ठीक है। उस वायर का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, और उस वायर को आप क्या करते हो, एक सर्कल बना देते हो, एक उसका रेडियस रिंग बना देते हो, बना दिया। रिंग का रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब एक चार्ज है, उस चार्ज को यहाँ पर यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। ये चार्ज आपने यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, ये याद रखना। ओके जी। इसके सेंटर में फिर क्या रखा, एक और अनदर चार्ज रख दिया इसके सेंटर में, कितना, 30 पिको कूलम रख दिया। अब देखो अब क्या होगा बेटा, अगर आपने यहाँ पर सेंटर पे एक चार्ज रख दिया, और मान लो मैं इतनू यहाँ पर एक छोटू सा डीक्यू चार्ज कट करती हूँ, ये भी, ये डीक्यू चार्ज कैसा होगा, प्लस का। सेंटर पे जो चार्ज है वो भी कैसा है, प्लस का। ये दोनों चार्ज आपस में कैसा फोर्स लगाएंगे जी, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, यानी इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। यानी ये वायर कहाँ जाना चाहेगी, ऊपर जाना चाहेगी। तो वायर में क्या प्रोड्यूस होगा, वायर में टेंशन लगेगा भाई, वायर में क्या लगेगा, टेंशन जनरेट होगा ऐसे। यहाँ टेंशन लगेगा ना, वायर्स में यहाँ टेंशन लगेगा। देखो आइए, मान लेते हैं मैंने ये छोटू सी वायर कट करी, जिस पर छोटू सा चार्ज है डीक्यू, छोटू सा चार्ज है डीक्यू। सेंटर पे बेटा, यहाँ पर आपके यहाँ पर सेंटर पे एक ये चार्ज रखा हुआ है अपना, क्यू चार्ज, है ना। यहाँ सेंटर पे क्या रखा हुआ है, अपना एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। हम्म, एक सेकेंड। हम्म, यहां से हमने क्या किया, एक छोटू सा चार्ज लिया डी क्यू, वो इतना छोटा चार्ज है जिससे हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट चार्जेस के लिए लगता है। तो बेटा मैंने ये डी क्यू लिया, तो देखो अगर ये वाली जो डिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी भाई, आर होगी। दीज आर आर, तो ये वैल्यू मेरी आर है, ठीक है। मैं मानती हूँ कि ये जो एंगल मैंने लिया है, ये बहुत छोटू सा एंगल है, जिसे हमने कितना मान लेते हैं, इस छोटू सा एंगल को मान लेते हैं भाई डी थीटा। क्या एंगल लिया मैंने, ये डी थीटा एंगल लिया है। अब बात समझ में आई। ओके, फोर्स निकाल लिए, टेंशन के कंपोनेंट जरा ले लो बेटा। देखो ये टेंशन आपने टी लिया है, ये टेंशन टी लिया है, तो टेंशन का कंपोनेंट कर लो। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो ये एंगल क्या हो जाएगा, अगर ये टोटल डी थीटा है तो इसको आधा करोगे तो ये डी थीटा बाई टू हो जाएगा, और ये भी यहाँ से कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई टू हो जाएगा। अब कंपोनेंट्स करने के बाद देखो क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट अपना कॉस वाला बनेगा, डी थीटा बाई टू का। ऐसे ही यहाँ पर जो मेरा ये वाला कंपोनेंट बनेगा, ये क्या बनेगा, टी कॉस थीटा डी थीटा बाई टू, अपॉन यहाँ पर बनेगा साइन कंपोनेंट, यानी टी साइन डी थीटा बाय टू। करेक्ट। ऐसे ही इसका ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर क्या बनेगा, टी साइन डी थीटा बाय टू। तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि मैम ये कॉस वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए। बिल्कुल बेटा, ये क्या हो गए, कैंसिल हो आउट हो गए। तो यानी ये टी साइन वाले कंपोनेंट को बैलेंस कौन कर रहा है, ऊपर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन बैलेंस कर रहा है, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस कर रहा है। आइए जरा अब इनको यहाँ पे लिखिए। क्या लिखोगे, टी साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, टू टी साइन डी थीटा बाई टू इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके बराबर होगा के, ये जो सेंटर चार्ज है क्यू, छोटू सा चार्ज जो तुमने कट किया है डी क्यू, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस विच इज योर आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब देखो, ये डी थीटा मैंने अभी तुम्हें बताया है कि मैंने ये छोटा सा चार्ज बहुत स्मॉल लिया है डी क्यू, कि जिसकी वजह से मैं कुलाम्स लॉ लगा का पाऊं, क्योंकि कुलाम्स लॉ लगता है पॉइंट चार्जेस के बीच में। तो इफ दिस डी क्यू इज वेरी स्मॉल, तो तुम खुद समझ सकते हो कि ये डी थीटा कितना छोटा होगा, ये तो और भी छोटा होगा, राइट। तो अगर डी थीटा बहुत छोटा होता है, तो साइन डी थीटा को क्या लिख सकते हो, सिर्फ डी थीटा। तो यहाँ लिख बचेगा टी टू डी थीटा बाय टू इक्वल्स टू के क्यू। अब देखो डी क्यू को क्या लिख सकते हो, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन लेंथ, किसके बराबर होता है, चार्ज के। तो बेटा ये छोटा सा चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा डीएल के। तो यहाँ लिखोगे आप डी क्यू किसके बराबर हुआ, लैम्डा डीएल अपॉन आर स्केयर के। यहाँ से टू से ये टू कैंसिल हो गया। आगे और देखो, ये तो डी क्यू आपने क्या लिखा, लैम्डा डीएल। अब आपको ये डीएल चाहिए होगा। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, ये डीएल एग्जैक्टली है क्या, ये ही तो डीएल है।
अगर ये एंगल डी थीटा है तो ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, इफ दिस इज आर, तो ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, ये मेरा मैम आर डी थीटा हो जाएगा। भाई डीएल क्या था, ये वाला, यही वाली तो लेंथ है जो तुमने इस सर्कल की ली है, डी थीटा। करेक्ट। तो ये क्या हो गया यहाँ से डीएल की वैल्यू आर डी थीटा। तो इसको और क्या लिख सकते हो आप, के क्यू लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो आर से आर कट गया, तो यहाँ पे मेरे पास बचा के क्यू लैम्डा अपॉन आर डी थीटा। आगे बढ़ो, इसको बेटा यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। क्या बचेगा देखो, जरा देख लेते हैं यहाँ पे क्या आया ये वैल्यू। इसको यहाँ पे लिख लो, साइड में रफ कर दिया मैंने। हम्म। क्या बचा, यहाँ पर देखो, ये बचा सिर्फ टी डी थीटा। तो यहाँ पर टी डी थीटा इक्वल्स टू के क्यू लैम्डा बाय आर डी थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया। तो यहां से आप टेंशन की वैल्यू फटाक से निकाल सकते हो। टेंशन की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। कितना लिखोगे आप, टेंशन इक्वल्स टू के की वैल्यू विच इज 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना है, ये सेंटर वाला चार्ज जो कि 30 पिको कूलाम था, तो 30 × 10⁻⁻12। लैम्डा कितना हो जाएगा भाई, लैम्डा का मतलब था चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज दिया हुआ है ये 2 लैम्डा, लेंथ बेटा सरकमफ्रांस की कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो अपॉन में ये आर कितना हो जाएगा मेरा, आर स्क्वायर। तो आर रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 30 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर है, तो बेटा मीटर में कर लेना -4। बात समझ में आई। देखो लैम्डा कितना दिया हुआ है, लैम्डा 2 पाई दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे आप, लैम्डा कितना दिया हुआ है आपको, 2 पाई। तो भाई लैम्डा होता क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसलिए लैम्डा की वैल्यू 1/r पुट करोगे, तो 1/r दैट मीन्स 1/r²। तो बेटा एक 30 से तो ये 30 कट गया। ठीक है, ये 10⁻⁻ नीचे कितना बन जाएगा, इसको मैं ये जीरो हटा दूं तो ये 10⁻³ हो गया, और ये 3 3 9 पे ये कैंसिल हो गया। तो टेंशन इक्वल्स टू 3। ऊपर पावर देखो 9, और ये -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ऊपर +12 और ये -12 कट के कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी टेंशन सिर्फ और सिर्फ कितनी आई, 3 न्यूटन की आपकी टेंशन आ गई। तो ऐसे सवालों को भी देख के घबराना मत। अगर एलिमेंट लेना आता है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस एलिमेंट लेना हमें आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये बहुत इजी है, मैं कैलकुलेशंस नहीं कराऊंगी, बस आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। आइए करते हैं इस सवाल में पूछा क्या गया है। पहले ये देखो कि सवाल में एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। तो सवाल में बहुत इजीली चीजें पूछी हैं। देखो कैसे कर सकते हो आप इसको, ऐसे कर सकते हैं। ये क्यू चार्ज है, ये -2 क्यू चार्ज है, यहां पर बेटा 2 क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो कह रहा है ये बता दो, नामकरण सबसे पहले करेंगे, नामकरण करो भाई, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, बीच वाले को नाम रहने दो, इसका बीच वालों को नाम नहीं दे रहे। देखो ए वाला बेटा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका नाम दे देते हैं एफ ए से, कि एफ ए से इसको अट्रैक्ट कर रहा है। बी वाला अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा एफ बी। बात समझ में आ गई। डिस्टेंस आपको दी हुई है कि बेटा ये आपको 3/4 दे रखी है, और ये टोटल डिस्टेंस आर है। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r/4। भाई टोटल आर है, तो ये सिर्फ इतना जो हिस्सा बचा ये कितना होगा, r/4। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, वेरी इजी, एफ नेट क्या करोगे आप, एफ बी माइनस एफ ए। अब कुछ बच्चे कहेंगे एफ बी पहले क्यों लिया, आप ए पहले ले लो, माइनस में साइन आ जाएगा, तो समझ जाना कि डोमिनेट कौन कर रहा है। जो अगर माइनस में साइन आ जाता है तो समझ जाना कि जो तुमने फोर्स लिया है वो डोमिनेट नहीं करेगा, दूसरा वाला डोमिनेट कर रहा होगा। इजी बात है भाई। आइए करते हैं। एफ बी, बी वाला यानी कौन सा फोर्स है, बी के पास है 2 क्यू चार्ज, और किस पे लगा रहा है, 2 क्यू पे। तो यहां पर आप लिखोगे 4 k क्यू स्क्र अपॉन इनके बीच की दूरी विच इज r² बाई 16। तो बेटा 16 को यहां पर ऊपर भेज दीजिए। एफ ए यानी ये वाला चार्ज कितना है, क्यू है, किस पर फोर्स लगा रहा है, 2 क्यू पे। तो कितना आ जाएगा, ये आप लिखोगे k क्यू 2 क्यू अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस 3 3 जा 9 r², 4 4 जा 16 ऊपर चला जाएगा। बेटा कॉमन क्या ले सकते हो, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से 16 k क्यू स्क्र अपॉन r² को कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बच जाएगा 4। यहाँ कितना बच जाएगा, 16 लिया है तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 9। तो ठीक है, ये इतना बच गया, 9 4 36 में से 2 घटाओगे तो 34 मल्टीप्लाई 16। के के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना दिया हुआ है, देखो क्यू स्क्र है तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 हो जाएगा, अपॉन में कितना बचेगा, यहाँ पे 9 तो बचेगा ही ना बचेगा। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ सेंटीमीटर को मीटर में करना मत भूलना, माइनस में 4।
ठीक है। तो यहां से बस ये तुम्हें 4 से 4 गया, 9 से यहाँ पे 9 गया, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यानी तुम्हें 34 × 16 करना है, मल्टीप्लाई बाय ये देखो, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, 9 10 11 12 13, 13 × 10⁻12, तो यानी यहाँ पर एक 10 बच जाएगा, और इसे सॉल्व करोगे आई थिंक ये करके आएगा तुम्हारे पास 34 × 16 5440 न्यूटन। तो ये नेट फोर्स है जो किस पे लग रही है, तुम्हारे इस फोर्स इस पर लग रही है। ठीक है, एक बार 34 × 16 करके देख लेना, तो ये जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगी। आ जाओ अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर बेटा इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा एनएलएम का पार्ट ले लिया है। तो एनएलएम का पार्ट कैसे लिया है जरा देखो, ये क्या कह रहा है कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के पास मास है कितना, 20 ग्राम मास दे दिया। अब ये कह रहा है कि अज्यूम करो फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, बट ये सिस्टम है ना 2 पॉइंट चार्जेस का, इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, मतलब ये रेस्ट में रहेगा, ये खिसकेगा नहीं। तो अगर ये खिसकेगा नहीं तो मुझे ये बताओ कि इस हाइट एच की वैल्यू क्या रखनी है। तो देखो बेटा, अगर आप यहाँ पर मास का फैक्टर ले ही आए हो, तो इंक्लाइंड प्लेन पे क्या आपको ये पता है कि अगर मेरे पास यहाँ अगर कोई मास है, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, तो भाई ग्रेविटी उसको अपनी तरफ mg से खींचेगी। ग्रेविटी मैया थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इनको थोड़ा सीधा कर लो। ये कैसे डाउनवर्ड एकदम फोर्स लगेगा mg, करेक्ट। अगर सपोज करो ये इंक्लाइन प्लेन एंगल थीटा पे है, तो ये यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा भाई, ये इसका थीटा कंपोनेंट आएगा विच इज mg cos थीटा, करेक्ट। ऊपर कौन सा कंपोनेंट बनेगा इसका, mg cos थीटा को जो बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल करता है, बट ठीक है। अब देखो mg का यहाँ कौन सा कंपोनेंट आया, ये आया mg का कंपोनेंट mg sin थीटा। इसका मतलब जो तुम्हारे इस इंक्लाइंड प्लेन पे ये चार्ज भाई साहब बैठे हुए हैं, इन चार्ज को पकड़ के कौन खींच रहा है, ये एंगल जो 30 है डिग्री, यहाँ पर जो ये चार्ज रखा हुआ है क्यू, भाई इस पर तो नीचे एक फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स, mg sin थीटा। अगर mg sin थीटा बैलेंस नहीं होती, ये तो चार्ज नीचे आ जाएगा, और चार्ज नीचे आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो देखो यहाँ पर रखा हुआ है क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट चार्ज, ये भी सेम है ये भी सेम है, यानी दोनों रिपेल करेंगे। इसका मतलब इस क्यू नॉट पे ऊपर कौन सी फोर्स और लगेगी, एफ इलेक्ट्रिक। अगर ये बैलेंस करना है तो यानी इस एफ इलेक्ट्रिक को किसके बराबर होना पड़ेगा, mg sin थीटा के बराबर होना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, इसको mg sin थीटा के बराबर करना ही पड़ेगा। एफ इलेक्ट्रिक किसके बराबर हो जाएगी, के क्यू स्केयर अपॉन आर। आर क्या वैल्यू होगी, देखो आर कौन है यहाँ पे, इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। मैं मान लेती हूँ ये कितनी है, आर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा आर स्केयर। तो देखो ये बेटा ये एच निकालनी है तुम्हें, इक्वल्स टू mg sin थीटा, इसको एज इट इज रखो। आ जाओ जरा आर निकालते हैं कि आर कितना हो जाएगा। तो आर के लिए क्या करेंगे बताओ, साइन थीटा से निकाल के देखें। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया एच। बेस कितना दिया हुआ है आर, तो मेरे पास यहां से देखो आर किसके बराबर आया, एच अपॉन साइन थीटा के। जरा पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्केयर अपॉन आर स्केयर को क्या लिखोगे, एच स्केयर अपॉन साइन स्केयर थीटा, वो ऊपर चला जाएगा ऐसे, साइन स्केयर थीटा इक्वल्स टू mg साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा से ये वाला स्केयर मर गया, तो यहां से एच स्केयर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, देखो एच स्केयर आ गया बेटा, के क्यू स्केयर साइन थीटा अपॉन mg। बताओ, सारी वैल्यू गिवन है, के गिवन है, चार्ज गिवन है, देखो चार्ज कितना गिवन है, 2 माइक्रोकुलाम, साइन थीटा 30 डिग्री गिवन है, मास गिवन है, ग्रेविटी गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है। क्या हम हाइट नहीं निकाल सकते, यहाँ से आराम से निकल जाएगी। कैलकुलेशन करना और मुझे बताना कि आंसर क्या आ रहा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि एच की वैल्यू आ क्या रही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हाईली इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आने से पहले तुम्हें एक बेसिक आना चाहिए, चलो आ जाओ वो बेसिक स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मेरे पास बेटा ये शेल है, क्या है हमारे पास, हमारे पास है ये एक शेल, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कितनी, आर। मेरी बात सुनो, अब मैंने इस शेल पे बेटा क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। अब मान लो मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा इस पी पॉइंट पे इस शेल का की वजह से कितना पोटेंशियल होगा वो बताओ। तो आप कहोगे मैम पहले ये तो बताओ सेंटर से इसकी दूरी कितनी है। तो आप कहोगे मैम पी पॉइंट पे जो इसकी वजह से पोटेंशियल बन रहा है वो बन रहा है के कैपिटल क्यू बाय आर। ठीक है, अब मैं तुमसे कहती हूँ कि एक काम करो, मुझे इस चार्ज की वजह से जो दूरी है ना, अब मेरे को इस एस पॉइंट पे बताओ, यानी एस पॉइंट आप ले आए अंदर। ओहो एक सेकेंड, हमने स्मॉल आर लिया है ना, तो दिस विल बी स्मॉल आर। ठीक है,
अब मैं तुमसे कहती हूँ कि भाई इस एस पॉइंट को मैं अंदर ले आई हूँ, मुझे अंदर पोटेंशियल बताओ कितना होगा, तो बेटा अंदर वही पोटेंशियल रहता है जो इसकी सरफेस पे होगा। तो सरफेस वाला पोटेंशियल लिखोगे पहले तो कि मैम सरफेस वाला पोटेंशियल है के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर। अगर आप इनसाइड लिखना चाहते हो तो बेटा इनसाइड वही पोटेंशियल रहेगा जो सरफेस पे होगा। तो इनसाइड का कोई भी पॉइंट हो, भले ही सेंटर हो उधर हो कुछ भी हो, अंदर अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, अगर वो स्फेरिकल शेल है तो वही पोटेंशियल रहेगा जो सरफेस पे होता है। मेरी बात इतनी समझ में आ गई तो हम इस क्वेश्चन को आगे कर लेते हैं। आइए जरा मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब जरा आते हैं अपने मुद्दे पे, मुद्दा मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। बहुत अच्छी सीरीज है, सारे 25 क्वेश्चन हाईली हाईली इंपॉर्टेंट है, करने पड़ेंगे, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। आ जाओ। आ, देखो यहाँ पर तुम्हें तीन शेल दिए हुए हैं, ये मेरा शेल एक्स है, ओके, एक्स भी है यहाँ पे, ये हमारा शेल वाई है, ओके, और एक और शेल है भाई, यहाँ तो हाईली चीजें हैवी हो गई। एक और शेल दिया हुआ है जेड। तो देखो सबकी रेडियस भी दे दी है भाई, ए दे दिया है, इसकी बी दे दी है, और उस वाले की जो रेडियस है वो सी दे दी है। ठीक है भाई, अच्छा हुआ सबकी रेडियस दे दी। आ जाओ। अब क्या कह रहा है कि जो एक्स वाला है और जो जेड वाला है इनके पोटेंशियल बराबर है। ठीक है, और सबके पास सिग्मा दिया हुआ है, यानी इनकी चार्ज डेंसिटी दी हुई है, इसकी सिग्मा, इसके पास माइनस सिग्मा, और बाहर वाले के पास फिर से सिग्मा दे दिया। ठीक है जी। तो कह रहा है एक्स वाला पोटेंशियल बेटा जी जेड के बराबर है। तो क्या करने का मैडम, कुछ नहीं करने का, आराम से कर लेंगे, क्या है, आपने पोटेंशियल लिखना तो सिखा ही दिया। अब देखो एक्स पर जो पोटेंशियल होगा भाई उसके खुद के वजह से भी होगा, लेकिन बाहर जो दो उसके भाई बैठे हैं वो भी यहाँ पर अपना हिस्सा देंगे। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर क्या करेंगे, पोटेंशियल बढ़ाएंगे। तो चलिए जी, एक्स की वजह से पोटेंशियल लिखो, पर मैं एक काम करती हूँ अभी सिग्मा की जगह मैं क्या कर लेती हूँ थोड़ा सा, चलो सिग्मा से लिखना चाहते हो, पहले चार्ज मान लेते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू की टर्म्स में बताया है, के क्यू बाय आर, है ना। तो मान लेते हैं एक्स की वजह से बेटा जो चार्ज है वो Q1 है, वाई वाला चार्ज Q2 है, और जो बाहर वाला चार्ज है वो Q3 है, हमने मान लिया। तो जरा लिखिए एक्स पे, कहोगे मैम एक्स पे एक तो पोटेंशियल खुद की वजह से होगा विच इज KQ1 अपॉन उसकी खुद का रेडियस कितना है, ए। फिर होगा मैम वाई वाले की वजह से, तो वाई पर बेटा चार्ज कितना है मैम Q2। अब देखो, अब वाई की सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, वाई की सरफेस पे पोटेंशियल, तो वाई का रेडियस कितना है, के, वाई का रेडियस कितना है मैडम, वाई का रेडियस है मैम बी, बी रेडियस है। तो यानी उसकी जो सरफेस पे पोटेंशियल होने वाला है वो होने वाला है KQ2 बाय बी, और वही कहाँ होगा, किसी भी पॉइंट के अंदर। तो यानी ये वाला जो पॉइंट है ये तो तुम्हारे बी शेल, वाई शेल के अंदर आ रहा है, तो यहां पर आप बी लिख दोगे। सिमिलरली जो तुम्हारा जेड है, जेड की शेल पे पोटेंशियल क्या बनेगा, KQ3 बाय सी। तो अंदर किसी भी पॉइंट पे भी पोटेंशियल यही रहेगा, KQ3 बाय सी। बहुत बढ़िया। जेड पे लिखो, अब जेड के लिए, अब जेड वाला देखो, जेड वाला आउटर शेल है, तो जेड वाले के लिए भी जो पोटेंशियल होगा ए की वजह से भी होगा बेटा, बी की वजह से भी होगा, और सी की वजह से भी होगा। तो ए वाला पॉइंट जरा देखो, ए वाला पॉइंट, ए वाला जो मतलब जो एक्स शेल है, एक्स शेल के लिए जेड पॉइंट हो गया भाई बाहर। तो यानी चार्ज तो एक्स का, बट डिस्टेंस देखो आपको कहाँ आना पड़ रहा है भाई, जेड के लिए बाहर। और ये कितनी डिस्टेंस है, ये सी है, तो यहाँ पे आप सी लिख दोगे। प्लस ऐसे ही KQ2 बाय सी हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी आपको सी जाना पड़ेगा, प्लस KQ3 अपॉन सी। ये तो इसके लिए सब क्या हो गया, इसके लिए ये सी 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 हो गया। ओके जी, अब मेरी बात सुनो मैडम, चार्ज तो दिया नहीं है, दिया क्या है, डेंसिटी। तो चार्ज को क्या लिख सकते हो, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, चार्ज क्या होता है, सिग्मा इंटू ए। जरा इस चार्ज को सिग्मा इंटू ए लिखिए। तो के एज इट इज, पहले वाला शेल का जिसका रेडियस ए है, तो बेटा चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई, रेडियस, रेडियस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर अपॉन ए। ये देखो KQ3 बाय सी, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, इसको उड़ा दो आराम से, क्या हो गया, उड़ा दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या बचेगा, प्लस के, सेकंड वाले की चार्ज डेंसिटी क्या दी हुई है, सेकंड वाले की चार्ज डेंसिटी दी हुई है बेटा जी नेगेटिव, तो माइनस KQ4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी। तो माइनस में है तो माइनस में ही लिखिएगा, के सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर अपॉन सी, प्लस के सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर अपॉन सी। भाई बस एरिया ही लिखा है सबका। ये तुम्हारा एक्स शेल है, ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स शेल, ये वाई सेल, और ये जेड सेल, तो सबका एरिया लिख दिया। तो एक काम करो, देखो ये ए से ए मरा, ये बी से बी मरा, तो कॉमन क्या ले सकते हो, यहां से मैं कॉमन ले लूं, के सिग्मा 4 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो यहां अंदर बचेगा A माइनस बी,
देखो एक काम करो, यहां से भी कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेंगे अब यहाँ से? यहाँ से भी के सिग्मा 4 पाई कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा? ए स्केयर, अच्छा सी भी ले लो। ए स्केयर, ओहो बी वाला बेटा फिर से नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव करिएगा जरा। तो माइनस बी स्केयर हो गया, हो गया। ये कैंसिल हो गया। ए माइनस बी इक्वल्स टू, इसको भी क्या लिख सकते हो? ए स्केयर माइनस बी स्केयर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन सी। ए माइनस बी से ए माइनस बी बढ़ गया, तो क्या बचा? ए प्लस बी किसके बराबर आया? सी के बराबर। तो जरा देखो, हमें ए की रेडियस दी हुई है। ए क्या था? रेडियस है किसकी? दो की। इसकी रेडियस कितनी है? 3। तो यानी यहां पर लिखोगे 2 + 3, और ये किसकी रेडियस आ गई? शेल जेड की रेडियस आ गई, यानी 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कैसे लिखते हैं इन चीजों को? तो रेडियस पूछी थी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते जाओ, जो पूछा होगा वो अपने आप निकाल सकते हो, बट बेसिक कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। चलो आगे बढ़ो, फटाफट फटाफट आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन बेटा रिपीट हुआ है 2025 में। 2025 में ये सवाल रिपीट हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट पकड़ के चला करो, अदरवाइज गड़बड़ कर सकते हो। बट यहाँ पर थोड़ा सा 25 में इजी तरफ हो गया है, 23 में थोड़ा सा था क्वेश्चन। आ जाओ। तो इसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है कि अगर मान लो आपके पास एक डाइपोल है, उस डाइपोल के इक्वल नेचर होगा भाई, एक के पास प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे के पास माइनस क्यू चार्ज है। कह रहा है कि मास एम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास मास एम है, विच इज हाफ ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब नेगेटिव चार्ज के वो आधा है, तो इसका मतलब नेगेटिव पे कितना चार्ज रहा होगा? 2m रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। दोनों चार्जेस को एल डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, यानी इनके बीच में डिस्टेंस एल है। अब क्या कह रहा है? अगर हम इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो अगर उसको स्लाइटली अगर एंगल डी थीटा से रोटेट करते हैं, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है, उसका हमें वैल्यू बताइए क्या होगा। तो देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और अगर आपने यहाँ पर डाइपोल रख दिया, मान लो ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई ये, यानी डाइपोल आपका बिल्कुल एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैम अलाइन कर रहा है। तो पर्टिकुलर इस में रखा होगा, यानी अगर एग्जैक्टली एंगल थीटा 0 बनाएगा, तो तुम्हारा जो डाइपोल है वो कोई ऑसिलेशन शो नहीं करेगा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में बैठा हुआ है। लेकिन अगर इसको तुम थोड़ा सा एंगल थीटा बना देते हो, मान लो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको थीटा से अलाइन कर दिया, और ये थीटा बहुत छोटा है, तो अब तुम्हारा ये डाइपोल क्या करने लगेगा? इस पोजीशन के अबाउट अपना ऑसिलेशन करने लगेगा। तो अब यही पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन पी इज योर डाइपोल मोमेंट, ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा आप फटाक से लिख दोगे 2 पाई/टी। तो 2 पाई, टाइम पीरियड 2 पाई हुआ, ये अंडर रूट आई हुआ, ऊपर चला गया पीई। तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो ओमेगा कितना आया? ओमेगा आया 2 पाई अपॉन, कितना आया? 2 पाई अपॉन, ओहो 2 पाई तो कट गया, क्या कर रही हूँ मैडम? देखो दोबारा करो। ओमेगा कितना आया? पोटेंशियल डाइपोल मोमेंट पी। अब देखो इस पी को पोटेंशियल एनर्जी में समझना, पी इज योर डाइपोल मोमेंट, ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन आई इज इनर्शिया। तो इसका मतलब मैम पी निकालेंगे, तो पी तो बेटा बहुत इजी है, पी क्या हो जाएगा? चार्ज और उनके बीच की दूरी एल। इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालते हैं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो जरा पहले इनका सेंटर ऑफ मास निकालो। क्यों? एक है मास m और एक है मास 2m, और इनके बीच की जो दूरी है वो है डिस्टेंस l। तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच तो लाए नहीं करेगा, मास अलग अलग हैं, तो पहले सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास निकालो। तो m से अगर मुझे सेंटर ऑफ मास मानना है कि मान लो m से जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहाँ लाई कर रहा है, विच इज डिस्टेंस x1। तो x1 किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर वाले का मास 2m अपॉन 3m, 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस l। m से m कट गया, तो x1 कितना आया? 2/3 l। तो x2 कितना हो जाएगा? x2 देखो, x2 कैसे निकालोगे? मान लो ये वाली दूरी कितनी है? 2m से सेंटर ऑफ मास x2 दूरी पे है, तो x2 कितना हो जाएगा? m/3m मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस l। तो x2 कितना आ गया? l/3। तो ये बेटा आपने x1 और x2 निकाल लिए हैं, ठीक है? x1 और x2 की वैल्यू निकाल ली। अब क्या आप इनर्शिया नहीं निकाल सकते? क्या आप इनर्शिया नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं मैम। इनर्शिया जो होगा, एक तो अपना m वाले मास की वजह से होगा,
तो सेंटर ऑफ मास से दूरी कितनी है? देखो, इनर्शिया निकालना सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। इनर्शिया इज अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना बेटा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, तो सेंटर ऑफ मास तो पहले निकालना पड़ेगा ना। तो एम वाले से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है भाई? एम वाला कहाँ है? x1, तो ये कितना हुआ? 2/3 एल का स्केयर प्लस 2m। 2m से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है? l/3 के स्केयर पे, तो ये कितना हुआ देखो? 4l स्केयर m/9 प्लस 2m l स्केयर अपॉन 3 3 जा 9, तो ये कितना हुआ? 6 ml स्केयर/9। तो इसको जरा 2/3 ml स्केयर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। फॉर्मूले में पुट कर दो, ओमेगा कितना हो जाएगा? पोटें पी क्या था? डाइपोल मोमेंट, तो चार्ज मल्टीप्लाई एल। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, आई की वैल्यू कितनी है? 2 ml स्केयर अपॉन, ऊपर चला जाएगा 3, एल से एल कट गया तो कितना आया देखो? 3 QE अपॉन 2 ml। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, तो ये याद रखना कि भाई हमें सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनर्शिया उसी के अबाउट निकालना है। ठीक है। तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट मास दे देते हैं तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई नहीं करेगा, तो सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा कि लाई कहाँ करेगा। तो लाई करेगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अगेन बहुत प्यारा सवाल 2023 का, बहुत प्यारा सवाल है भाई। और मैं पहले ही बता दूं कि जो तुम्हारी फ्लक्स से क्वेश्चन तो हर साल आते ही आते हैं, तो फ्लक्स के कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पते होने चाहिए। एक तो सिमेट्री के बेस्ड पे आता है, उसके भी क्वेश्चंस हैं, और दूसरा आता है तुम्हारे इस वाले क्वेश्चन पे। अब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता के चलती हूँ कि एक ध्यान से यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना, इज यूनिफॉर्म, मैं कॉन्सेप्ट भी करा रही हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड यू पुट एन इनक्लोज्ड, किसी इनक्लोज्ड फिगर को आप रखते हो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ध्यान से सुनो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और आपने इनक्लोज्ड फिगर को लिखा है, एंड यू पुट एन इनक्लोज्ड फिगर इन इट, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? फाई नेट बेटा यहाँ पर होता है 0। तो फाई नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। फ्लक्स पास होने का मतलब है नेट फ्लक्स, तो जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना फ्लक्स बाहर भी चला जाएगा। बात समझ में आई? जितना आया उतना बाहर हो गया। तो जरा इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जरा ध्यान से गौर से देखो। 2x स्केयर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में वेरिएबल है। जरा वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। जरा जेड में देखिए बेटा, जेड में देखो, जेड में देखो, 4k कैप यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये तो कोई भी फ्लक्स नहीं बनाएगी, तो इसका तो कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ बचा कौन? बचा मेरे पास ये वाली वैल्यू 2x और -4y, तो इसकी वजह से आप आराम से निकाल सकते हो बिल्कुल। अब जरा अपने इस फिगर को देखो, गौर से इस फिगर को देखो। यहां पर ये सारे जो फेस हैं, फर्स्ट पे x y z तीनों जीरो पे हैं, यानी 0 0 0 पे बने हुए हैं। फिर उनके बाद जो उनकी दूसरी डिस्टेंसेज हैं, x की वैल्यू 1, y की 2 दे रखी है और z की 3 दे रखी है। तो यानी पहली बात तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रही हूँ, आ जाओ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बेटा, एक्स वाली डायरेक्शन की वजह से, जो कितनी दी हुई है मुझे? 2x स्केयर आई कैप। तो सबसे पहले ओरिजिन पे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओरिजिन पे x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू 0 हो गई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, यानी यहाँ तो फ्लक्स नहीं बन रही। बट ये तो एक ही फेस हुआ है, एक और फेस होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो फाई क्या कहता है? फाई कहता है EA cos थीटा, यानी एंगल या तो 0 होगा या 180 होगा तो ही फ्लक्स बनेगा। तो एक बात सुनो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो एरिया वेक्टर को भी कहाँ होना पड़ेगा? एरिया वेक्टर को भी आई कैप में होना पड़ेगा। अगर एरिया वेक्टर आई कैप में है तो कौन सा प्लेन होगा? कौन सा प्लेन होगा? YZ। तो YZ प्लेन है जिसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? आई कैप में आएगा। बहुत अच्छी बात है, जरा फ्लक्स निकालो। सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे 2x स्केयर एरिया, वाई जेड प्लेन का एरिया बता दीजिए। वाई का कितना है? 2 और जेड का कोऑर्डिनेट 3, तो 2 × 3। बहुत अच्छा। एक्स की वैल्यू अब कितना हो जाएगा? सेकंड टाइम के लिए एक्स की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे 1 लिख दो। तो ये 2 × 3 कितना? 3 × 6 12, तो यहाँ पर 5 आया 12।
ठीक है। आ जाओ अब y की वजह से निकालो, तो देखो y का भी बेटा सेकंड वाला तो 0 0 0 पे ही है, तो ई वाई का पहला वाला तो यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 रखते ही 0 हो जाएगा, तो फाई 2 निकालो, इसकी वजह से कितना होगा। तो यानी अगर आप अब इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में ले रहे हो तो मतलब एरिया वेक्टर भी y में होना चाहिए, तभी फ्लक्स बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होंगे वो तो फ्लक्स नहीं बनाएंगे। अगर आप चाह रहे हो कि ई ए कॉस थीटा, ओहो हमने स्लाइड आगे नहीं बढ़ाई है, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। ई ए कॉस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है भाई, 2 y, क्या लिखा है हमने, सॉरी -4 y में है, तो यहां पर -4 y लिखिए। आप यहां पे लिखेंगे -4 y। अब देखो अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में है तो एरिया वेक्टर भी जे कैप में ही होना चाहिए। अगर मेरा एरिया वेक्टर जे कैप में है तो एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन जे है तो मतलब प्लेन कौन सा हो जाएगा भाई, कौन सा प्लेन होगा ये, अरे एक्स जेड। एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होता है वाई, तो वाई में ही होगी ना। तो अब एरिया क्या बनेगा एक्स जेड प्लेन का, देखो एक्स कितना है, एक्स का कोऑर्डिनेट 1 और जेड का 3, तो यहां पर आप लिखोगे 1, 1 × 3 लिख दिया। एक्स जेड देखो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है 1 और जेड का कितना है 3, तो यहां पर आपने 1 × 3 लिख दिया। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, सेकंड के लिए वाई की वैल्यू कितनी हो गई, वाई का कोऑर्डिनेट 2 है, तो यहां पर बेटा वाई की वैल्यू अब बन जाएगी 2 × 1 × 3, तो कितना हुआ 4 × 2 = 8, 24, यानी ये आया 24। तो यहां से फाई नेट कितना हो जाएगा, आप देखो फाई नेट दो ही फ्लक्स बने हैं, तो 24 - 12 कितना हुआ, अच्छा ये माइनस का 24 है, आई एम सॉरी 24। तो ये कितना हुआ फाई नेट, यहां से बेटा आपका आया 12, फाई नेट 12 आया। पूछ क्या रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड, ओके। तो फाई किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, चार्ज इनक्लोज्ड, तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना आया 12 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज की वैल्यू बेटा यहां से मेरी कितनी आ गई एन, ये एन को क्या लिख दो 12 लिख दो। बात समझ में आ गई, ये हम इस क्वेश्चन में करते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगेन बहुत वेरी वेरी प्रिटी क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा सकते हैं बट घबराना नहीं है, आसान सवाल है। टैगिंग भी करी हुई है, टैगिंग देखो क्या कह रहा है, फोर ए चार्ज स्फेरिकल बॉल, मतलब एक बॉल है जो चार्ज है, उसके अंदर का पोटेंशियल पूछा है और पोटेंशियल वेरिएबल है, पोटेंशियल को वेरी कर दिया है। कह रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल इज दिस, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी रो कितना दे दिया है -λ एप्सिलॉन, ये दिया हुआ है। तो यानी यहां पर अगर बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है यानी अंदर तुम्हारी डेंसिटी वेरिएबल है, तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर होगी। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यानी अगर मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनसाइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला निकालते हैं हम, अच्छा वो अभी देखते हैं। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर है। नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सेंटर पे। और अगर ये रो वेरी कर रहा है तो बेटा पोटेंशियल यहाँ पे वेरिएबल दिया ही हुआ है, तो वी को आप किसके बराबर लिख सकते हो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू -dV/dr, क्योंकि मेरे को पता है अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है तो वो किसके बराबर होती है, σr/3 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने करा हुआ है। ई इनसाइड ये आती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिग्मा, ये सॉरी रो, दिस इज रो, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर आपको किसी भी आर इनसाइड किसी भी पॉइंट पे निकालना है, मान लो इनसाइड आर दूरी पे आप निकाल रहे हो, तो मेरे पास इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो ये आने वाली है -dV/dr, आप यहां से कर सकते हो, तो कितना बनेगा -2 × 4 AR, बी जीरो हो जाएगा। ये अब इसको आप जरा करिए, क्या करेंगे, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी आपसे इस रो की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 8 से यहां से आर उड़ा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 4 3 - 12 A एप्सिलॉन। तो क्या हम कर पा रहे हैं इनको, क्या हम इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को कंपेयर कर पा रहे हैं, देखो λ/A/E, तो यानी लैम्डा यहां से मेरा फटाक से 12 आ गया, फटाक से 12 आया, ठीक है। तो ये है वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये वैल्यू, पोटेंशियल हमने यहाँ से डिफरेंशिएट करके निकाल लिया, ठीक है। आ जाओ आगे, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन जरा देखो प्यार से देखो, बहुत आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन कूलम बिटवीन टू चार्ज प्लेट, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से निकल रहा है,
जिसके पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है इतनी, इसका मतलब इसके पास इनिशियली वेलोसिटी होगी तुम्हारे चार्ज पार्टिकल के पास कितना, तो इनिशियली हाफ एम वी एक्स स्केयर कितना दिया हुआ है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई लिख दो। ठीक है, तो यहां से मेरे पास वी स्केयर एक्स कितना आया 0.5 ई मल्टीप्लाई 2/m, तो बेटा ये मेरे पास E/m आया, और यहां से मेरे पास वी एक्स की वैल्यू आ गई √EM। तो मैंने ई एक्स तो निकाल लिया। अब कह रहा है कि इन ये जो प्लेट है ये 10 मीटर की लेंथ है इनकी, अगर पार्टिकल बाहर निकलेगा तो मुझे ये बताओ डेविएशन क्या होगा। तो बेटा देखो, अगर ये पार्टिकल बाहर निकलेगा तो हम देखते हैं कि होएगा क्या। जैसे ही पार्टिकल आगे चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से नेगेटिव की तरफ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पर फोर्स लगाएगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, यानी इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ Fe। अगर इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना लगाएगा QE, नेट फोर्स यही है, तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए करोगे तो यहां से एक्सीलरेशन कितना आया QE/m। बट जरा ये एक्सीलरेशन ये देखो आया किस डायरेक्शन में, बेटा एक्सीलरेशन आ रहा है ये आपका वाई डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा है वो वाई डायरेक्शन में लगा रहा है ऊपर की तरफ, इसलिए आपको ये ट्रेजेक्ट्री इधर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बट एक्स डायरेक्शन में कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो इसकी वेलोसिटी को रिटार्ड कर दे। बात सही है, जैसे हम पैरा उसमें करते थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, इफ यू रिमेंबर। तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, तो जिस वेलोसिटी से भाई साहब आए हैं उसी वेलोसिटी से बाहर चले जाएंगे। ऊपर की तरफ यहां पर इनके पास एक वेलोसिटी होगी बेटा यू वी वाई मोड में, जो हमें निकालनी पड़ेगी। यानी जब ये पार्टिकल इस 10 सेंटीमीटर की प्लेट को क्रॉस करने के बाद बाहर निकलेगा तो वो कितने से डिफ्लेक्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, टेन थीटा के पास हमारा फॉर्मूला होता है Vy/Vx। तो Vx तो चेंज होगा नहीं, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब अब आपको क्या निकालना बाकी है, आपको निकालना बाकी है Vy। तो यहाँ पर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो ये एक्सीलरेशन है यहाँ पर थ्रू आउट द कैसी रहने वाली है, यूनिफॉर्म। तो आइए आप लगाएंगे Vy=u y प्लस एक्सीलरेशन इंटू टाइम पीरियड। इनिशियली वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी नहीं, तुम्हारा चार्ज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में आ रहा था, तो यू वाई जीरो हो गई। Vy=टू एक्सीलरेशन की वैल्यू जरा चुपचाप उठा के यहाँ QE/m रख दीजिए इंटू टाइम। तो इसका मतलब अभी आपको समय चाहिए होगा कि ये पार्टिकल कितने समय तक इस 10 सेंटीमीटर की प्लेट को क्रॉस करता है। तो जरा इसको हम कहाँ से निकाल सकते हैं, एक्स वाली डायरेक्शन से, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मेरे पास कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है भाई, इस प्लेट का 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को बेटा जरा सही से 0.1 लिख लेना। स्पीड कितना दिया हुआ है, वी वी एक्स अभी निकाली है आपने √E/m। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, यहाँ से टाइम पीरियड देखो कितना आया 0.1 √m/E आ गया। इस टाइम पीरियड को जरा यहां पर उठा के रखिए, E कैपिटल E/m, ये टाइम पीरियड मेरा यहाँ पे बना √m/E। ठीक है, 0.1 भैया मल्टीप्लाई में चल रहा है, इसे मत उड़ा देना। ओके, तो देखो √E और E से ये मेरी चीजें कट गई, यहाँ क्या बचेगा, तो मेरा Vy बचा। जरा देखो बेटा, ये E से ये रूट कट गया, ये वाला m बच गया, तो ये √E/m आया आया मल्टीप्लाई 0.1 चल ही रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भाई कितना दिया हुआ है, जरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 दिया हुआ है, तो 10 रखोगे तो ये कितना हो गया, और ये √E/m है क्या, x, तो Vy, ये भाई x है, तो Vy/Vx, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया 1, और Vy/Vx क्या है मेरा टेन थीटा। तो अगर ये वैल्यू 1 आ गई तो टेन थीटा मेरा कितना आ चुका है, फटाक से बता दो, 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। तो यहां से तुम्हें याद क्या रखना है कि जिस एक्स डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर लग रही है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के पास दोनों वेलोसिटी रहेंगी, एक तो जिससे आया है वो, और एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करके बनाएगी। तो ये हमारा बनता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें याद रखना। ठीक है, यहाँ पर आप प्रोजेक्टाइल अगर किसी बच्चे को आता है तो इसको प्रोजेक्टाइल की तरह आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे पूछ सकता है कि कितने हाइट पे जाके टकराएगा, तो एज इट इज आप प्रोजेक्टाइल के यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हो विदाउट एनी मेजर इश्यू। आ जाइए, दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी आसान सवाल।
वेरी आसान सवाल। क्या कह रहा है, देखो पढ़ते हैं सवाल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, सेंटर पे कितना होगा दो रिंग्स की वजह से। तो बेटा अगर मैं सिंपल एक रिंग की बात करूं जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, तो कितना लिखोगे आप, मान पोटेंशियल लिखोगे कितना, के कैपिटल क्यू बाय R1 होता है। अब मेरे पास क्यू तो है नहीं, तो क्यू को क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे लैम्डा लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे के, मान लो अंदर वाले को मान लेते हैं 1 और बाहर वाले को मान लेते हैं 2। तो 1 की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल होगा के। चार्ज क्या लिखोगे, चार्ज क्या होता है, लैम्डा इंटू एल। तो चार्ज क्या होगा, लैम्डा इंटू एल। तो ये कितना हुआ, लैम्डा। लेंथ कितना हो जाएगा इसका, पाई R1, पाई R1। ओहो, इन्होंने तो लैम्डा के टर्म्स में ही आंसर दिया हुआ है। तो ओके, आंसर इज इन लैम्डा, बट एप्सिलॉन नॉट भी है, तो मतलब के को ओपन करना तो पड़ेगा। चलो देखते हैं एक बारी। ये आपने यहाँ पे लिखा R1, तो R1 से मेरा R1 कट गया। के को क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या लिखा बेटा, लैम्डा। और ये पाई, पाई से पाई गया, कितना आया, λ/4 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली जो सेकंड वाला है उसकी वजह से आप निकाल सकते हो, उसका भी लैम्डा, लैम्डा ही दिया हुआ है। तो के, चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा पाई, इसका डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसकी ये लेंथ सरकमफ्रांस कितनी हो जाएगी, ओहो एक सेकेंड, सरकमफ्रांस कितना है, पाई R, ठीक है, क्योंकि पाई R है ना, पूरा 2 पाई R नहीं है, तो पाई R 2/R2। भाई R2 से ये R2 कट गया, तो ये कितना आया, के को आप ओपन कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा पाई, पाई से पाई गया, कितना आया, λ/4 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का ऐड कर दो भाई, सेंट पोटेंशियल को तो आप स्केलरली ऐड कर सकते हो। तो वीओ पे जो पोटेंशियल होगा इन दोनों का एडिशन होगा, तो वो कितना आ जाएगा, λ/2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है बेटा। λ/2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। कहीं गड़बड़ करी है क्या, Q/R1 के लैम्डा, ये कितना होगा, 2 पाई R पूरे का होता है, इसका सिर्फ पाई R हो जाएगा, अपॉन R1, R1 से R1 कट गया, लैम्डा से लैम्डा 4 पाई। तो लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है ये वाला क्वेश्चन। इसके लिए अब हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग अच्छे और 15 क्वेश्चंस करेंगे। तो उस वीडियो के लिए भी स्टे ट्यून रहिएगा, और हर चैप्टर के लिए ऐसी वीडियो आने वाली है स्टूडेंट्स। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। बाय बाय।